आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आईटी कंपनी में रियल में कैसे वर्क किया जाता है। तो आज हम यहाँ पे पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल कवर करेंगे कि आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट कैसे आते हैं, उस पे कैसे वर्क किया जाता है, उसे डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो आज हम जो भी आपको एग्जांपल शेयर करेंगे वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। सो आज हमारे साथ है प्रणव, जो क्लाइंट के साथ क्लोजली वर्क करते हैं और बिजनेस साइड हैंडल करते हैं, और दूसरी साइड है मयंक, जो डेवलपर है। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं प्रणव, कि आईटी कंपनी क्लाइंट कैसे एक्वायर करती है। हाँ, तो मेजोरिटी आईटी कंपनीज होती है, उसकी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, जिसमें से मेनली आता है कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड कॉल्स। और मेजोरिटी दूसरी कंपनी भी होती है जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में बिडिंग भी करती है, जैसे कि अपवर्क हो गया, फीवर हो गया, गुरुस हो गए। ऐसे प्लेटफॉर्म में वो लोग बिड करके क्लाइंट वहां से आउटरीच करते हैं। कोई होते हैं वो क्लाइंट के रेफरल से आता है, और वैसे आउटरीच हम लोग करते हैं कि क्लाइंट वहां से आते हैं। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर जो वो क्लाइंट है वो इंटरेस्ट दिखाता है तो फिर क्या होता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर वो क्लाइंट को हमारे पे इंटरेस्ट है, तो हम लोग उसके साथ एक मीटिंग फाइनलाइज करते हैं, जिसमें हम लोग वो क्लाइंट के बिजनेस के बारे में जानते हैं, उसको क्या चाहिए वेबसाइट के बारे में, या कुछ कौन से सिस्टम इंटीग्रेशन चाहिए, वो हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करते हैं क्लाइंट के साथ बैठ के। और वैसे ही हम लोग प्रॉपर डिस्कस करते हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सेम क्लाइंट के लिए कंपनी कम्पीट करती है। हाँ, मेजोरिटी बहुत सारी कंपनीज होती है आईटी की जो एक मेजर क्लाइंट के लिए कम्पीट करती है, जिसमें कि हमारा टीम वर्क आ जाता है, हम कैसे हमारे पास्ट वर्क रेफरल्स करते हैं, वैसे प्रॉपर पूरा कम्पीट होता है एक क्लाइंट के लिए। मेजोरिटी कंपनी बहुत सारी आती है, एक क्लाइंट के लिए कम्पीट करती है। ओके, सो ये जो पूरी डील है वो कंप्लीट हो जाती है, सो इसकी कोई क्लोजिंग प्रोसेस होती है। हाँ, अगर प्रॉपर डील फाइनलाइज करनी है, तो फिर हम लोग लास्ट में एक मीटिंग और एक लेते हैं, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें टाइमलाइन होती है, डेडलाइन होती है कि कब तक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, और कैसा होगा सिस्टम रिक्वायरमेंट, टीम वर्क, और प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जब डील फाइनलाइज होती है। डेवलपमेंट में डायल करने से पहले हम कुछ मनी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आईटी कंपनी क्लाइंट को कैसे चार्ज करती है। सो आईटी कंपनीज के मेजरली दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है फिक्स प्राइस और दूसरा होता है आवरली बेस पे। तो हम लोग पहले एक प्रोजेक्ट को ओवरव्यू लेके हम लोग उसका एक फिक्स प्राइस भी निकालते हैं, जिसमें हम लोग वो फिक्स प्राइस के ऊपर ही बेस पे काम करते हैं। अदर देन दैट इज आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो हम लोग वो मॉडल में, जैसे कि डेवलपर कितने घंटे वो प्रोजेक्ट पे काम करता है, और वो आवरली बेस पे हम लोग वो बजट डिसाइड करते हैं। ओके, तो क्या आप मुझे एस्टिमेट बजट के बारे में बता सकते हो। तो एस्टिमेटेड बजट जैसे कि होता है, हम अगर हमको एक छोटी और बेसिक वेबसाइट बनानी है, तो हम लोग उसमें 2000 to 2500 डॉलर्स चार्ज करते हैं। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमें बनाना है, तो उसमें भी सेम 2000 to 2500 डॉलर्स हम लोग चार्ज करते हैं। अगर हमें एंटरप्राइज के लिए और बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी है, तो वो $50,000 से स्टार्ट होता है, एंड इट कैन गोज अप टू 500,000 डॉलर्स। ऑन बोर्डिंग के बाद डिटेल रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करते हैं। तो अगर एक बार हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया क्लाइंट के साथ, फिर हम लोग फिर से एक मीटिंग करते हैं, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। जिसमें हम लोग, जैसे कि अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है हमें, तो उसमें चेकआउट हो गया, यूआई यूएक्स डिजाइन हो गई, तो वो प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग वहाँ पे एक इन डेप्थ डिस्कशन होता है वो मीटिंग में। और उसके बाद प्लेटफॉर्म जैसे कि स्लेक हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, हम वहाँ पे प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है वो हमें कब और कैसे पता चले। तो वो पूरा डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे कि प्रोजेक्ट कितना स्केलेबल होना चाहिए, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट का यूआई कैसा है। तो वो सारे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट मैनी टेक्नोलॉजीज। तो फॉर फ्रंट एंड वी हैव मैनी फ्रेमवर्क्स ऑफ जेएस, व्हिच इज व्यू एंड रिएक्ट, then AngularJS, and for the backend we have environment like Node.js, then relational database like SQL. So we first we have to check what is requirement of project, then we decide. अब यूआई यूएक्स के बारे में, क्लाइंट के आइडिया को विजुअलाइज करके हम साइट में कैसे लाते हैं।
तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो क्लाइंट जो है वो हमें उनकी रिक्वायरमेंट बताते हैं और हमें समझाते हैं कि उनको कैसी साइट चाहिए, उनके कैसे कलर कॉम्बिनेशन है और उनकी जो कंपनी है उसका लोगो के जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं उसके हिसाब से हम साइट डिजाइन करते हैं। तो उसके हिसाब से हमें टाइपोग्राफी, कलर कॉम्बिनेशंस एंड वायर फ्रेम्स ये सब हमें उसके हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। और यूआई डिजाइन करने के लिए हम फिग्मा, एडोबे एक्सडी जैसे टूल यूज करते हैं। ऐसा सब भी होता है इसके लिए। अब एक्चुअल कोडिंग की बात करते हैं, डेवलपमेंट कैसे स्ट्रक्चर होता है? तो जैसे ही हमारे पास फाइनलाइज फिग्मा आती है तो हम एक मीटिंग लेते हैं। उस मीटिंग में फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और डिजाइनर्स होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फाइनलाइज फिग्मा आ चुकी है तो हमें उसके हिसाब से पिक्सल बाय पिक्सल मैच करके यूआई बनाना होता है। तो वो काम हमारे डिजाइनर्स का होता है। एंड देन फ्रंट एंड डेवलपर्स फंक्शनलिटी अपलोड करते हैं और देन बैक एंड डेवलपर्स उनकी डेटाबेस और एपीआई बनाना चालू करते तो टीम कैसे स्ट्रक्चर होती है? हैं। इट टोटल डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। समझ लो कि एक छोटा प्रोजेक्ट है तो उसमें एक टीम लीडर होता है, एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक बैक एंड डेवलपर एंड एक यूए इंजीनियर। एंड देन अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो हमें एक डेवऑप्स इंजीनियर की भी जरूरत पड़ती है। तो प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करते हैं और कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो हम लोग एक कम्युनिकेशन ब्रिज के जैसे काम करते हैं, एक क्लाइंट और डेवलपर के बीच में, जहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म जैसे कि हो गया स्लैक, हो गया माइक्रोसॉफ्ट टीम, हो गया, वहाँ पे हम लोग हमारी पूरी टीम और क्लाइंट्स को भी कनेक्ट करते हैं। और वहाँ पे हम लोग प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रेस होता है वो क्लाइंट के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं और डेवलपर के साथ भी होता है। तो छोटे से छोटा प्रोग्रेस भी हम लोग क्लाइंट के साथ भी शेयर होता है वहाँ पे, और ये प्लेटफॉर्म हमें वहाँ पे हेल्प करता है कम्युनिकेट करने इसकी वजह से हमारा काम भी इजी होता होगा, नहीं? के। हाँ। अब टेस्टिंग की बात करते हैं, क्यूए प्रोसेस क्या होता है? क्यूए प्रोसेस एग्जैक्टली वो होता है कि हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है। जैसे कि अगर हम फोन में, टैबलेट में और कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं तो वेबसाइट जैसी दिखनी चाहिए वैसी ही दिख रही है कि नहीं वो चेक करना। जैसे बटन पे होवर है तो वो हो रहा है कि नहीं वो चेक करना। फिर जो एपीआई हमने डाली है वो वर्क कर रही है कि नहीं वो। तो ये सारी जो चेक करना पड़ता है ये सब क्यूए इंजीनियर करता है। और फिर हम लोग यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी करते हैं, जहाँ पे क्लाइंट को भी हम लोग स्टेजिंग एनवायरनमेंट होता है तब क्लाइंट को भी हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्ट, वो भी पूरा टेस्टिंग करके जो बग्स होते हैं या कोई भी इश्यू आता है तो हम लोग वहाँ पे फिक्स करते हैं, जहाँ पे क्लाइंट प्रॉपर चेक करता है पूरा प्रोजेक्ट हमारा। ठीक है, इसकी वजह से काम भी हमारा प्रॉपर होता होगा, नहीं? हाँ, प्रॉपर लाइक बग्स और इश्यूज हम देखते हैं कि लास्ट लॉन्च के पहले कोई बग्स या इश्यू नहीं आने चाहिए, इसलिए हम क्लाइंट्स को भी वो प्रोवाइड करते हैं। Okay. तो डेप्लॉयमेंट कैसे करते हैं? हम सर्विसेज यूज करते हैं जैसे कि AWS, नेटलीफाई, रेंडर, देन वर्सल। तो ये सारी सर्विसेज से हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट में हमें पहले SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है। देन हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो है वो भी डालने पड़ते हैं एंड देन डिप्लॉय कर देना होता है। Okay. तो लॉन्च के बाद क्या होता है? लॉन्च के बाद हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 वीक हम लोग वो मॉनिटर करते हैं वेबसाइट को कि कैसे चल रही है, और उसके बाद हम लोग उसको लॉन्ग टर्म में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई भी इश्यू आता है लॉन्च के बाद या फिर कोई नए फीचर्स ऐड करने हैं क्लाइंट जैसा बोले, तो हम लोग लॉन्च के बाद वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे इश्यूज, बग फिक्स और नए फीचर्स भी हम लोग ऐड करते हैं। प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कुछ रियल एग्जांपल शेयर कर सकते हैं? हाँ, सो रियल एग्जांपल में हमने पास्ट में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसमें पहले तो वो जो बिजनेस था वो चल नहीं रहा था ठीक से। फिर हमने उसमें अपग्रेडेशन में प्रोडक्ट इन्वेंटरी डाली, चेकआउट लिस्ट अच्छे से इम्प्रूव किया, तो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसके बाद विद इन फर्स्ट क्वार्टर में वो लोग का सेल्स 60% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो अगर हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन या एप्लीकेशन अच्छा से बना के देते हैं, आईटी कंपनीज अगर अच्छे से परफॉर्म करती है वहाँ पे, तो क्लाइंट का भी प्रॉफिट होता है और उसमें हम लोग हमारी सक्सेस देखते हैं। तब मुझे याद है तब तक एक प्रोजेक्ट आया था हमारे पास हाँ। जो हेल्थ केयर के अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम के पे था, हाँ, जो हमें टर्न करना था। तो उस प्रोजेक्ट में हमें क्या था कि जो टेक्नोलॉजी में वो बना था इनिशियली, उसमें से हमें उसको मन में ले जाना था। मन मीन्स रिएक्ट प्लस नोड। तो वो प्रोजेक्ट में हमें कन्वर्ट करना था। तो तब भी हमें काफ़ी डिफिकल्टीज आई थी, बट एक्सपीरियंस भी ज़्यादा अच्छा मिलता है उससे। राइट। तो चैलेंजेस के बारे में क्या?
एवरी टाइम एवरी प्रोजेक्ट स्मूथ तो नहीं हो सकते, राइट? तो चैलेंज इसमें ऐसा रहता है कि कभी कभी क्लाइंट मिड डेवलपमेंट होता है, तभी हमें कुछ नए फीचर्स ऐड करने के लिए बोल देता है या कुछ चेंजेस करने के लिए बोलता है। तो फिर हमें पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है आज तक का जितना हुआ है उसमें भी प्रॉपर पूरा चेंजेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमें डिफिकल्टीज आती है, वरना हमें जो बजट डिसाइड किया और सिस्टम रिक्वायरमेंट जो डिसाइड किए पहले साइन कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम, और फिर उसे ज़्यादा भी एक्स्ट्रा भी वो लोग डिमांड करते हैं क्लाइंट्स को कभी, तो वहीं पे हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कभी कभी हमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी अप्लाई करने पड़ते हैं क्लाइंट्स के ऊपर, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है उसके बाद भी वो लोग अगर चेंजेस दे रहे हैं तो उसके ऊपर हमें फिर फेस करने पड़ते हैं वो चैलेंजेस भी बिजनेस साइड पर। इसकी वजह से हमारा भी कुछ इम्प्रूव होता है। हाँ, इम्प्रूव एक्सपीरियंस भी हमें मिलता है कि भाई मिड डेवलपमेंट में भी अगर हमें कुछ नए फीचर्स ऐड करना है तो डेवलपर्स को भी एक्सपीरियंस मिलता है, हमें भी कम्युनिकेशन और क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है उसमें भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है। कॉम्प्लेक्सिटी तो वैसे हमारे में भी सेम ही आती है। जैसे कि एक बार मुझे याद है कि एक बार थर्ड पार्टी एपीआई होती है, तो वो हमें इंटीग्रेट करनी थी। तो जैसे ही हमने वो इंटीग्रेट की, तो जो वेबसाइट का प्राइसिंग सेक्शन था वही पूरा बिगड़ गया था। जैसे कि वो देखने लायक ही नहीं रहा था, और उसमें जो फ्रंट ऑपरेशनल होते हैं या फिर हम सब्सक्राइब या गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो भी वर्क नहीं कर रहा था। तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आती रहती है। चैलेंजेस की बात करते हैं, आईटी कंपनी को रियल में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस में तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसमें से एक मेजर चैलेंजेस होता है वो है डेडलाइन। प्रोजेक्ट के जो डेडलाइन होती है हमें वो डेडलाइन में हमें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके क्लाइंट को देना पड़ता है। पर कभी कभी क्या होता है कि कभी डेवलपर्स हमारे पास नहीं होते जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे क्लाइंट को भी आंसर देना पड़ता है कि भाई हाँ अभी थोड़ा डिले हो सकता है। कभी क्लाइंट के साइड से भी डिले आता है, कभी हमें कोई रिस्पॉन्स चाहिए या कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, फीडबैक चाहिए, तो क्लाइंट भी कभी कभी वीक्स लगा देते हैं रिस्पॉन्स देने में। तो हमें वो पीरियड में हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट, वो हमें हमारा प्रॉपर होना चाहिए कि भाई डेडलाइन के टाइम तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो दिस इज द मेजर चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ता है, जो है प्रोजेक्ट डेडलाइन और टाइम होता है तब तक हमें क्लाइंट को सबमिट करना पड़ता है। इवन टेक्निकल साइड में भी स्कोप बहुत बड़ा है। जैसे कि क्लाइंट टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल हमें नहीं पता, बट जैसे ही हम उनके साथ बात करते हैं वो हमें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हम उनको हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो कभी कभार नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स होते हैं वो हमें एक छोटा सा फीचर ऐड करने को बोल देते हैं। जैसे कि कोई करंट एप्लीकेशन है उसमें कोई फील्ड ऐड करनी है, तो जो नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स है उनको नहीं पता होता है कि जैसे डेटाबेस में भी चेंज करना पड़ेगा, स्कीमा चेंज होगा, एपीआई में भी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। सो ये सब चलता रहता है नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स के साथ। डिफिकल्ट क्लाइंट होते हैं उसे कैसे हैंडल करते हैं? तो डिफिकल्ट क्लाइंट होते हैं तो हमारा जब पहली बार से मीटिंग स्टार्ट होता है तब से ही हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्डिंग हमारा रखते हैं। जहाँ पे भी अगर लास्ट में क्लाइंट बोल दे कि हमें ऐसा फीचर नहीं ऐसा चाहिए था, तो हमारे पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड होता है कि हम भाई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलते हैं। और अगर वो लोग हमारी एक्सपर्टीज पे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो फिर हमें वहीं पे भी कुछ अलग स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और हमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना पड़ता है, हमें प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमें चलना पड़ता है। तो हम लोग वैसे टेकल करते हैं कोई डिफिकल्ट क्लाइंट हमें अगर मिल जाता है तो। ये तो इसकी वजह से दोनों साइड्स हम सेफ रह सकते हैं। हाँ, अभी आईटी इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है? तो अभी कॉमनली सारे ही क्लाइंट्स उनकी वेबसाइट्स में एआई इंटीग्रेशन मांग रहे हैं। जैसे कि एआई बॉट, चैटबॉट हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, जिससे उनकी वेबसाइट में ऑटोमेशन ऐड हो सके। तो सारे ही क्लाइंट को ऐसा चाहिए कि उनकी वेबसाइट में एआई हो, जिससे वेबसाइट को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सके। अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखने जाए तो क्लाइंट बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वो लोग के पास ज़्यादा हो गई है। तो कभी कभी हमें जो फीचर्स पता नहीं है वो भी वो लोग डिमांड करते हैं कभी कभी कि भाई हमें ये फीचर्स डाल दो। फिर हमें वो अगर फीचर्स पता नहीं है तो फिर हमें वो भी स्किल्स के साथ इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। तो विच इज़ अ गुड पॉइंट ऑल्सो कि हमें कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है, क्लाइंट भी कुछ हमें नया सिखाने को भी दे रहा है। तो कौन सी स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है? अगर हम ये ट्रेंड में देखा जाए तो फुल स्टैक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। अगर कोई भी कंपनी हायर करेगी तो अभी की कंपनी फुल स्टैक डेवलपर को ज़्यादा हायर कर रही है, क्योंकि उनको फ़ायदा है।
अगर फ्रंट एंड डेवलपर होगा तो उसको सिर्फ फ्रंट एंड की चीजें आएगी, और बैक एंड डेवलपर होगा तो उसको सिर्फ बैक एंड की चीजें आएगी। बट प्लस पॉइंट ये है कि अगर फुल स्टैक डेवलपर है तो उसको दोनों चीज आएगी। और सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन, टीम लीड एंड क्लाइंट के साथ कैसे बात करना है वो भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार नॉन टेक्निकल के क्लाइंट्स आते हैं, तो हम तो टेक्निकल है बट वो टेक्निकल नहीं है, तो हमको ऐसे उनको समझाना पड़ता है कि उनको भी समझ आए चीजें। इसकी वजह से हमें भी दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, बिजनेस साइड से भी क्लाइंट को भी कैसे बिजनेस लैंग्वेज भी आनी चाहिए, और डेवलपर के साथ भी हमें बात करनी है तो डेवलपर की टेक्निकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो इन बीडी डिपार्टमेंट हमको दोनों साइड से प्रिपेयर रहना पड़ता है कि दोनों लैंग्वेज हमको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट कैसे मेजर होता है? तो प्रोजेक्ट हम लोग मेजोरिटी क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन रेट से मेजर करते हैं, फिर हो जाता है टाइम डेडलाइन हो जाता है, और क्लाइंट रिटेंशन रेट होता है। वो सब चीज़ हम मिला के हम लोग मेजर करते हैं कि हमारा सक्सेस रेट कितना है। जैसे कि 90% से ज़्यादा भी क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन रेट होना चाहिए, 85% जितना हमारा ऑन टाइम जो प्रोजेक्ट होता है वो होना चाहिए। वैसे हम लोग परसेंटेज निकाल के अप्रोक्स हम मेजर करते हैं कि हमारा सक्सेस रेट कितना है। ओके, तो प्रोजेक्ट है वो ट्रूली सक्सेसफुल कब होता है? तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि कभी जो क्लाइंट है उसके जो प्रोजेक्ट हुआ है वो पोस्ट लॉन्च के बाद वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्लाइंट को उसके पास से फिर क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसकी सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है। तो वो क्लाइंट का जो जितना बेनिफिट्स हो रहा है वैसे ही उसे हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया कि नहीं हुआ। रिमोट टीम कैसे कोऑर्डिनेट करती है? तो जब हम सुबह आते हैं तो हमारा रोज का एक फिक्स टाइम रहता है जब हमें मीटिंग करनी होती है, तो उसमें सारी टीम अवेलेबल होती है, और उस मीटिंग से हमें ये फायदा होता है कि सारी टीम को सेम नॉलेज पता होता है कि हम कौन से लेवल पे है और हम किसको क्या काम करना है, तो उससे हम कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं, और हम डॉक्यूमेंटेशन भी बनाते हैं, उसके लिए हम नोशन का यूज करते हैं। और हमारी साइड से हम लोग वीकली रिपोर्ट भी लेते हैं डेवलपर का, और मंथली भी हम लोग एक नेचर रिपोर्ट भी लेते हैं डेवलपर की साइड से। एंड अदर देन दैट हम लोग अगर डेवलपर्स बाहर से है तो टाइम जोन मेंटेन करने के लिए हम वर्ल्ड क्लॉक प्रो जैसे टूल्स भी हम लोग यूज करते हैं टू मेंटेन कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर्स एंड द बिजनेस साइड, और प्रॉपर प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोग वीकली लेते हैं। ओके, तो जो टीम होती है वो रिमोटली कैसे हैंडल होती है? तो रिमोटली हैंडल करना वैसे हार्ड है, बट कभी कभार हम फन फ्राइडे है तो ऐसी फन एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसका सेलिब्रेट करते हैं, फिर हम इंटरनल टॉक के लिए सेशंस रखते हैं या फिर फन टॉक के लिए सेशंस रखते हैं, और जैसे सारी कंपनी सारे डेवलपर्स को अच्छा सिस्टम देती है तो उससे भी हमें ज़्यादा फायदा होता है, जिससे डेवलपर को कोई दिक्कत भी ना हो, इससे मेंटली भी वो लोग फ्रेश हो जाते फ्रेश हो हैं। जाते हैं। एस्पायरिंग बीडीज के बारे में आप क्या एडवाइस दोगे? फॉर बीडीज मैं ये एडवाइस दे सकता हूँ कि पहले तो हमें उसको ठीक से सुनने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी क्लाइंट अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट दे तो हम उसे ठीक से सुन पाए और समझ पाए, और उसके बाद हमें कैसे क्वेश्चन करने, राइट क्वेश्चन पूछने चाहिए क्लाइंट को, वो हमें सीखना आना चाहिए। और अदर देन दैट हमें एक ऑफर वैल्यू करनी होती है, बेचने से ज़्यादा हमें एक ऑफर क्लाइंट को बेचनी होती है, तो वो हमें देखना पड़ता है। और हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत पावरफुल होनी चाहिए कि क्लाइंट के साथ कैसे भी करके हमें कम्युनिकेट करना है और उसको हमारा बेस्ट आउटकम देना है। तो बीडीज के लिए ये मेरी एडवाइस ज़्यादा है। ओके, सो मैं डेवलपर्स के बारे में आप क्या एडवाइस दोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको पहले ये एडवाइस दूंगा कि उनको सबसे पहले कौन सी फील्ड चूज करनी है वो सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डेवलपर डेवलपमेंट छोटा नहीं है, उसमें भी वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट है, तो उनको पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या फिर ऐप डेवलपमेंट में, और वो भी डिसाइड करने के बाद उसमें भी मैनी ऑप्शंस है, जैसे कि जेएस हो गया, पाइथन हो गया, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है और टेक्नोलॉजीज है। तो समझ लो कि मैंने चूज किया कि मुझे जावास्क्रिप्ट को मास्टर करना है, तो मैं जब जावास्क्रिप्ट मास्टर कर लूंगा उसके बाद मुझे उसके फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी देखनी पड़ेगी, तो उसके बाद मुझे मतलब जो न्यू कमर है उसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको कौन सा टेक्नोलॉजी मास्टर करना है। ओके, सो ये दोनों में कम्युनिकेशन स्किल ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ। ओके, आईटी कंपनी के फ्यूचर के बारे में आपके क्या फाइनल थॉट्स हैं?
आईटी कंपनी का फ्यूचर के बारे में ये मैं बोल सकता हूँ कि आईटी कंपनीज को हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना चाहिए और अदर देन दैट क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तो फिर कोई भी कंपटीशन हो तो वहाँ पे वो आईटी कंपनी बहुत अच्छी तरह से खड़ी रह सकती है। ओके, सो थैंक यू प्रणव एंड थैंक यू मयंक। आप कैसे कंपनी चलाते हैं और कैसे उसमें वर्क होता है, ये सारी चीज हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू। वेलकम। सो व्यूअर्स, थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो वहाँ पे शेयर करो। थैंक यू।